So hey guys, welcome to our YouTube channel. Finally we are back with a brand new series of पदार्थ विज्ञान। तो जिस तरीके से हम लोग ने संस्कृत की पूरी A to Z सारे चैप्टर कंप्लीट करे थे और एक सीरीज़ वाइज पढ़ाई करी थी, उसी तरीके से अब हम लोग पदार्थ विज्ञान में भी चैप्टर 1 से लेकर एंड तक सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे एक सीक्वेंस वाइज। इसमें सारे चैप्टर्स होंगे और एक ये सीरीज़ होगी जो कि आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ना ही कोई अदर प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। इसमें ब्यूटीफुल स्लाइड्स होंगी और जो भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट है वो भी आपको मिलने वाला है, जो कि पेपर्स आ चुके हैं और जो पेपर एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं उसके बेसिस पे स्लाइड्स बनी है। इसमें पूरा NCSM सिलेबस होगा, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ाऊँगा। जो NCSM सिलेबस होगा हर स्लाइड में शुरुआत में बता दूंगा कि इस चैप्टर का ये सिलेबस है, इसके अंदर ही रहना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद उसका वेटेज बताऊंगा कि क्या वेटेज है उस चैप्टर का और वो किस टर्म में आ सकता है, और उससे शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे, MCQ आएगा कि नहीं आएगा, वो भी आपको यहाँ से पता चलने वाला है। तो इस एक वीडियो से आपको जो सिलेबस है उसकी पूरी जानकारी हो जाएगी और चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरीके से अप्रोच रहना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ और पदार्थ विज्ञान में अच्छे से अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना पाएँ। तो चलिए देखते हैं पहला चैप्टर जो कि पदार्थ विज्ञान का है, जिसका नाम है आयुर्वेद निरूपण। उसके अंदर क्या क्या आता है। तो चैप्टर 1 है आयुर्वेद निरूपण। उसका सिलेबस अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें आयु की लक्षण, आयु की रचना, ठीक है, आयु के लक्षण मतलब आयु कैसी होती है, ठीक है, और आयु की रचना क्या होता है, मतलब किन किन चीज़ों से आयु बनती है। आयुर्वेद के क्या लक्षण होता है कि मतलब आयुर्वेद क्या होता है, आयुर्वेद का स्वरूप और प्रयोजन, मतलब आयुर्वेद का एम क्या है और आयुर्वेद किस स्वरूप में है। लक्षण एवं सिद्धांतों का वर्गीकरण, जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो आयुर्वेद में आप लोगों को मिलने वाले हैं, जैसे मूल सिद्धांत होते हैं, मौलिक सिद्धांत जिन्हें बोलते हैं, उसके अलावा भी कई सिद्धांत होते हैं, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद आयुर्वेद के मूल सिद्धांत एवं परिचय और उनका महत्व, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पता चलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका BMS फर्स्ट ईयर का पदार्थ विज्ञान का पहला चैप्टर आयुर्वेद निरूपण। इसमें सबसे पहले ये आपके फर्स्ट इंटरनल का पार्ट होगा। जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे, सबसे पहला वाला जो इंटरनल्स होता है, आपके 3 इंटरनल्स होंगे, जिसमें सबसे पहले इंटरनल में 2 चैप्टर्स आने वाले हैं, आयुर्वेद निरूपण और पदार्थ और दर्शन निरूपण। ये दोनों 25 मार्क्स के होंगे आपके मेन वाले एग्ज़ाम में, और इसमें से MCQ भी आएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आएंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये होते हैं 2 चैप्टर अकेले। तो इस चैप्टर के अंदर देखते हैं, सबसे पहले आयुर्वेद की पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं। तो आयुर्वेद के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है, जैसे आप लोग आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब होता है, उसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे सिनोनिम्स और उसके मतलब के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो जिस तरीके से किसी सब्जेक्ट को और भी चीज़ें बुलाते हैं, वैसे ही आयुर्वेद में आयुर्वेद को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे आयुर्वेद को आयुर्वेद बोलते हैं या फिर शाखा बोल दिया, विद्या भी बोलते हैं, क्योंकि इससे हम लोग को विद्या मिलती है। सूत्र पता ही होता है, किसी चीज़ को छोटा करके लिखना वो सूत्र होता है। ज्ञान ज्ञान मिलता है, शास्त्र होता है एक तरीके का, लक्षण किसी चीज़ का, और तंत्र, ठीक है। इन नामों से आयुर्वेद को हम लोग बुलाते हैं, या फिर ये आयुर्वेद के पर्यायवाची शब्द के तरीके से फेमस है। इसका जो श्लोक है, तत्रायुर्वेदः शाखा विद्या सूत्रम ज्ञानम शास्त्रम लक्षणम तंत्र मिथ्यांतरम, ये चरक का सूत्र स्थान का श्लोक है। देखिए इसमें जो भी मैंने श्लोक्स डाले हैं वो श्लोक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो ये श्लोक्स ज़रूर याद करें, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, अभी एक बार में पढ़ लीजिए, जब नेक्स्ट बार पढ़ें तो ये श्लोक्स याद करें, क्योंकि मैंने बेफालतू के श्लोक्स नहीं ऐड करें, जो मेन श्लोक्स हैं वही ऐड करें। तो अब हम लोग बात करते हैं आयुर्वेद की निरुक्ति के बारे में। निरुक्ति मतलब एक तरीके से होता है कि समझाना कि क्या मतलब होता है, आयुर्वेद का क्या मतलब है, ठीक है। आयुर्वेद जो होता है शब्द, वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला तो होता है आयुष, ठीक है, एक आयुष होता है, और दूसरा होता है वेद, ठीक है, आयुष और वेद।
आयुष मतलब होता है, या फिर आयुष भी जिसे बोलते हैं, उसका अर्थ होता है जीवन। और वेद का मतलब जो कि विद धातु से बना हुआ है। आपने धातु वातु रूप तो पढ़े ही होंगे, संस्कृत में नहीं पढ़े हैं तो आप जाके संस्कृत वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। विद धातु से बनता है, जिसका अर्थ होना है होना, जानना, विचार करना या फिर पाना। देखो जो धातु रूप होते हैं ना, वो क्रिया के होते हैं। कोई भी काम हो रहा होता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो की जा सकती है, उसके ऊपर धातु रूप बनते हैं और धातु उन्हें बोलते हैं। ठीक है, क्रिया को जैसे कह सकते हैं आप सिंपल टर्म्स में। तो विद धातु से बना है, इसका अर्थ क्या होता है? होना, मतलब कोई चीज़ हो रही है या फिर जान रहे हैं हम लोग, या फिर उसके बारे में विचार कर रहे हैं, या फिर उसको पा रहे हैं। ये सारे जो वर्ब्स हैं, यही हम लोग कह रहे हैं कि विद धातु से बना है। विद धातु का मतलब ये है। और वेद, ठीक है, तो आयुर्वेद जो कि दो शब्दों से मिला है, आयुष और वेद। आयु का अर्थ है जीवन और वेद का मतलब है होना, जानना, विचार करना, पाना। तो इसका टोटल मिला के अगर हम लोग बात करें तो आयुर्वेद का मतलब क्या होता है? जीवन को जानना, जीवन का होना या जीवन के बारे में विचार करना, आयुर्वेद शब्द का मतलब होता है। अब जैसे कभी भी किसी की निरुक्ति पूछी जाएगी तो आपको एक श्लोक देना पड़ेगा। जैसे वात, पित्त और कफ, ये आयुर्वेद के 3 स्तंभ होते हैं। ठीक है, तो इनकी जब भी निरुक्ति पूछी जाएगी, जैसे वात की कभी आपसे निरुक्ति पूछी जाएगी आगे चल के, अभी आप लोग पढ़ेंगे वात, पित्त, कफ, क्रिया शरीर में, तो वहाँ पे आप लोग उनके निरुक्ति पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, लक्षण पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप लोग। तो जब निरुक्ति पूछी जाएगी, और निरुक्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि मतलब हर तरीके की चीज़ों का निरुक्ति पूछी जाएगी आपसे आयुर्वेद में। तो निरुक्ति में आपको एक श्लोक लिखना पड़ेगा। जैसे वात की निरुक्ति होती है वा गति गंधनयो, या फिर पित्त की होती है तप संतापे, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। उसी तरीके से आयुर्वेद की निरुक्ति होती है वेद्यति बोध्यति अर्थ। ठीक है, ये इसकी निरुक्ति होती है। तो अर्थ, इसका मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा आयुर्वेद का ज्ञान हो वो आयुर्वेद है। ठीक है, सिंपल सी बात। जो आयुर्वेद के बारे में बता रहा है वही आयुर्वेद है। ये ऐसा कौन बोलते हैं? चक्रपाणी। अभी आप लोग जब आयुर्वेद का इतिहास पढ़ेंगे तब चक्रपाणी के बारे में पढ़ेंगे कि चक्रपाणी कितने ज़्यादा श्रेष्ठ थे। ठीक है, चरक चतुरानन इनको उपाधि मिली थी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप आयुर्वेद पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जानने वाली, जो आप पढ़ रहे होंगे ना तो आपको समझ में आएगी, अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे। हाँ ठीक है, बड़े बूढ़े लोग ऐसे बोलते हैं कि यार ऐसे पूरब की हवा चलती है, पुरवैया चलती है, तो क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे अभी आगे तो आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो आयुर्वेद को थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। ये नहीं कि MBBS नहीं मिला तो आयुर्वेद ले लिया। आयुर्वेद को पढ़िए। और ये जो लेक्चर्स बना रहा हूँ मैं, 1 शॉट बनाऊँगा, ताकि बार बार वहाँ 10-10 मिनट की वीडियो नहीं होती है, लोग बना के रख देते हैं व्यूज़ के लिए। मैं व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ, मुझे दी बेस्ट कंटेंट यूट्यूब पे डालना है। इतना अच्छा कंटेंट डालना है कि इससे अच्छा कंटेंट कोई आयुर्वेद के लिए नहीं डाल पाए। ये हम लोग कर सकते हैं कि अगर 1 घंटे की हो रही है तो आधा घंटा कर सकते हैं। ये नहीं कि 10-10 मिनट की 5 वीडियोज़ बना दी, वो नहीं करेंगे। मतलब एक पार्ट हो गया या बहुत बड़ा हुआ तो 2 पार्ट या 3 पार्ट, इससे ज़्यादा नहीं करने वाले। फिर हम लोग देखते हैं आयुर्वेद के लक्षण। आयुर्वेद का लक्षण, ये श्लोक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि आप आयुर्वेद जब से पढ़ना चालू कर रहे हैं और जब तक पढ़ेंगे तब तक ये श्लोक हमेशा आपके काम आएगा। हमेशा आपको रटा होना चाहिए। हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम मानम चात्तच्योत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। ये चरक का श्लोक है, चरक का सूत्र स्नान का श्लोक है। इसमें क्या बताया रहा है कि हितकर, अहितकर, सुखकर, दुखकर, मतलब 4 प्रकार की आयु होती हैं। ऐसे बता रहे हैं कि 4 प्रकार की जो आयु होती हैं, 4 प्रकार की आयु कौन सी होती हैं? हितकर, जिसको हम लोग हितायु भी बोलते हैं, अहितकर, जिसको हम लोग अहित आयु बोलते हैं, सुखकर, सुख आयु, दुखकर, जिसको दुखायु भी बोलते हैं। ये 4 प्रकार की आयु होती हैं। और इन्हीं आयुओं के लिए जो भी चीज़ हैं, जैसे क्या क्या हितकारी है, क्या क्या अच्छा है, या फिर क्या क्या बुरा है, ठीक है, क्या क्या सुखकर है और क्या क्या दुखकर है, या फिर आयु का मान बताता है कि आयु का मान क्या है, या फिर विवरण उसके बारे में जो भी बता रहा है उसको हम लोग आयुर्वेद बोलते हैं। तो टोटल ये 4 प्रकार की आयु होती हैं। 4 प्रकार की आयु के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये जो चीज़ बताता है, आयु का मान बताता है
और उसका विवरण जो बता रहा है जिसमें है उसको हम लोग आयुर्वेद बोलते हैं। तो आयुर्वेद के लक्षण हो गए। लक्षण मतलब कि उसका काम क्या है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि लक्षण मतलब होता है। आयुर्वेद की परिभाषा एवं लक्षण, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक्स है जो आपको शुरुआत में श्लोक्स याद करने के लिए आ रहे हैं ना, यही इतने इम्पॉर्टेंट श्लोक्स हैं ना, यही आपके आखिरी तक भी चलने वाले हैं। ये श्लोक्स आप याद करेंगे ना, आप बहुत सारी जगहों पे ये श्लोक्स लिख पाएंगे। इसीलिए कुछ ये श्लोक्स हैं जो आपको रटना ही रटना है। तो हम लोग बात करते हैं आयुर्वेद की परिभाषा एवं लक्षण के बारे में। तो यहाँ पे जो श्लोक है, यहाँ पे आयु होगा। आयु की परिभाषा और लक्षण। आयु की परिभाषा और लक्षण क्या है? तो सबसे पहले एक श्लोक आता है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक्स हैं, ये वाला श्लोक। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यगच्छ अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। ये चरक का श्लोक है, ये चरक से लिया गया है। और ये जो शुरुआत में श्लोक्स आ रहे हैं ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। क्योंकि ये श्लोक ऐसे श्लोक्स हैं ना जो कि आपके हमेशा काम आएंगे, आप बहुत सारी जगहों पे लिख पाएंगे। तो शरीरेन्द्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवम नित्यागश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाइवा में आपसे पूछ लिया जाएगा, आपके सीनियर्स मिलेंगे, आपसे पूछेंगे, तो ये वाले श्लोक्स आपको हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा, इनका जो संयोग होता है इसको आयु बोलते हैं। ठीक है, शरीर क्या हो गया? जो हम लोग की बॉडी होती है। इंद्रियां क्या हो गया? हम लोग की जो सेंसेस होती हैं। ठीक है, 5 सेंसेस बोलते हैं। तो जो सेंसेस होती हैं उसको हम लोग इंद्रियां कहते हैं। यहाँ पे मन की बात हो रही है कि मन और आत्मा। ठीक है, यहाँ पे आयुर्वेद में आत्मा के बारे में भी बताया गया है। मॉडर्न साइंस आत्मा के बारे में नहीं बताती, लेकिन जो आयुर्वेद है वो बताती है कि आत्मा, मन, इंद्रियां और शरीर, इन सब के संयोग को हम लोग आयु कहते हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ ख़त्म भी हो जाए, चली जाए, तब आयु का नाश हो जाता है। ठीक है, मतलब ख़त्म हो जाती है आयु। इसके अब पर्याय की बात करते हैं तो इसके 4 पर्याय होते हैं: नित्यग, अनुबंध, धारी और जीवित। अब इसका मतलब क्या होता है कि नित्यग क्यों बोल रहे हैं, अनुबंध क्यों बोल रहे हैं, धारी क्यों बोल रहे हैं, जीवित क्यों बोल रहे हैं? तो नित्यग मतलब होता है कि जो हमेशा चलता रहे, जो हमेशा चल रहा है, निरंतर प्रवाह कर रहा है, वो नित्यग है। अनुबंध मतलब जो चीज़ पहली अवस्था से दूसरी अवस्था को जोड़े। ठीक है, पहली अवस्था से दूसरी अवस्था को जुड़ी हो, उसको कहते हैं अनुबंध। धारी मतलब जो शरीर को धारण करती है, मतलब अगर आयु है तो शरीर को वो धारण करती है। और जैसे कह सकते हैं कि हम लोग की एज है, हम लोग लिविंग है, तो उसी वजह से हैं क्योंकि वो हम लोग के शरीर को धारण करके रखा हुआ है उसने। ठीक है, वो शरीर के अंदर है। जीवित सिंपल सी बात, जो नाम है वही इसका काम है। जीवित मतलब लिविंग। तो ये 4 होते हैं, नित्यग, अनुबंध, धारी और जीवित। इसके पर्याय माने जाते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आयुर्वेद का लक्षण या फिर परिभाषा पूछी जाए, यहाँ पे परिभाषा, ठीक है, तो आप भी यही बताएंगे। परिभाषा में आप यही वाला श्लोक बताएंगे, आयुर्वेद की परिभाषा में और आयुर्वेद के लक्षण में। ठीक है, उसके बाद आयुर्वेद की परिभाषा में यहाँ पे थोड़ा सा हो गया था दिक्कत, तो आयु की परिभाषा और लक्षण के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। अब नीचे चलते हैं। नेक्स्ट, आयुर्वेद के घटक तत्व, मतलब कि कौन कौन क्या क्या तत्व होते हैं आयुर्वेद में, जिसके बारे में जो मेन चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे पंचभौतिक शरीर होता है, इंद्रियाँ होती हैं, मतलब चक्षुर आदि इंद्रियाँ, मतलब जो सेंसेस होती हैं, सेंस ऑर्गन्स होती हैं, आँख, नाक, कान, मुँह, ये सारे सेंस ऑर्गन होते हैं। मन और आत्मा, इन्हीं के, देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इन्हीं के चार चीज़ें जो होती हैं, इनके मिलने से आयु होती है। मतलब इनके ये चीज़ें हैं तो इंसान लिविंग है, ये चीज़ें नहीं है तो इंसान नॉन लिविंग, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो इनके बारे में हम लोग आयुर्वेद में पढ़ेंगे। ये मेन 4 चीज़ें हैं। ये 4 चीज़ें ना हों तो आयु ही नहीं रहेगी। फिर आयुर्वेद का क्या मतलब, जो कि अभी ऊपर देखा था, आयुष और वेद 2 उस चीज़ों से मिलके बना था। फिर उसके बाद आगे देखते हैं सिद्धांत के बारे में। तो सिद्धांत भी एक ऐसा टॉपिक है ना
जो आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में या फिर आपके जो मेन एग्ज़ाम होता है ना उसमें ज़रूर आएगा कि सिद्धांत के बारे में बताइए, अपना सिद्धांत के बारे में वर्णन कीजिए, तो आपका आएगा। तो यहाँ पे जो ये वाला श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब जैसे आपके 5 नंबर में आ गया सिद्धांत, तो आप ऐसा तो नहीं है कि हिंदी में लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। नंबर आपको अच्छे तभी मिलेंगे जब आप उसका श्लोक लिखेंगे। श्लोक क्या है? सिद्धांतो नाम सा या परीक्षको बहुविध परीक्षस्य हेतुभिश्च साधित्वा स्थाप्यते निर्णया। ठीक है, आपको लगा होगा ये कौन सा मंत्र पढ़ दिया। कुछ नहीं, देखो श्लोक अगर याद करना होता है ना तो उसे तोड़ तोड़ के याद करो। जैसे सिद्धांतो नाम, ठीक है, सा या परीक्षके, परीक्षके जो होता है परीक्षके, बहुविध मतलब बहुत सारी, परीक्षस्य बहुत सारी परीक्षा करने के बाद, हेतुभिश्च मतलब जो कंक्लूजन या फिर रीज़न होता है किसी चीज़ का, साधित्वा स्थाप्यते तो उन मतलब वो स्थापना करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं या निर्णय पे आते हैं, उसको हम लोग सिद्धांत बोलते हैं। अभी इसके बारे में देखेंगे कि परीक्षक जो विद्वान होते हैं, ठीक है, परीक्षक लोग अनेक प्रकार की परीक्षा करके, बहुविध परीक्षा से, ठीक है, आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, बहुविध मतलब बहुत सारी परीक्षा करके, हेतुभिश्च मतलब हेतुओं द्वारा सिद्ध करके, हेतुभिश्च साधित्वा हेतुओं से सिद्ध करके जो निर्णय करते हैं, ठीक है, जो निर्णय करते हैं उसे सिद्धांत कहते हैं। उसका स्थापना जो करते हैं उस स्थापना, किसकी स्थापना करते हैं? सिद्धांत की। तो यहाँ पे सिद्धांत का ये मतलब होता है। आपको श्लोक में ही पूरा मतलब मिल जाएगा। अगर आपको श्लोक याद हो रहा है ना तो आपको हिंदी याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, आप सिंपल श्लोक याद करिए, उसके बारे में लिखिए। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी परीक्षा है, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं चतुर्विध मतलब चतुर्विध सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। ये 4 तरीके के सिद्धांत होते हैं, ये आपके सिलेबस में है। 4 तरीके के सिद्धांत कौन से हैं? सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण और अभ्युपगम सिद्धांत। अब सर्वतंत्र सिद्धांत के बारे में समझते हैं कि सर्वतंत्र सिद्धांत क्या होता है। देखिए, ये एक ऐसा सिद्धांत होता है, ऐसा प्रिंसिपल होता है, इसे ऐसा कहा जाता है कि जो एक जगह तो प्रसिद्ध है और उसको बाकी लोग भी मान रहे हैं। जैसे कहते हैं कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर ऑफ द सेल, तो ये चीज़ एक जगह पे है, लेकिन बाकी लोग भी इसे ट्रू मान रहे हैं कि हाँ ये ऐसा ही होता है, ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है। आपने नीट में यही चीज़ें पढ़ी होंगी, उसी से रिलेट कर के चीज़ें देखिए तो ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा कि एक सिद्धांत है, एक जगह एक चीज़ बोली गई है, लेकिन हाँ वो बाकी लोग भी मान रहे हैं कि हाँ ऐसा ही होता है, जो आप बोल रहे हैं ऐसा ही होता है। तो उसे हम लोग कहते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत, मतलब हर जगह है। फिर दूसरा है प्रतितंत्र सिद्धांत। ये एक ऐसा सिद्धांत होता है जो एक शास्त्र में प्रसिद्ध होता है लेकिन दूसरे शास्त्र नहीं मानते कि ये नहीं, आप जो कह रहे हैं आपको भले ही सही लग रहा हो, मैं नहीं मानता इसको। जैसे आयुर्वेद में 6 रस प्रसिद्ध हैं, यहाँ रस होना चाहिए। आयुर्वेद में 6 रस प्रसिद्ध हैं, अन्य शास्त्र में 8 रस प्रसिद्ध हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ आयुर्वेद में मान्य हैं। तो वही चीज़ें इसमें बता रहे हैं कि जैसे आयुर्वेद में 6 रस होते हैं, ठीक है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, या अभी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन बाकी जगहों पे और ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं तीसरे पे, अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण होता है जिस विषय में जो प्रकरण चल रहा हो उसी से संबंध रखने वाले दूसरे सिद्ध अधिकरण का आ जाना अधिकरण सिद्धांत होता है। जैसे मतलब हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, आप उसी से रिलेटेड दूसरा जो तथ्य होता है कि हाँ ऐसा ही होता है क्योंकि ये देखो ये वाला चीज़ है, उसी से रिलेटेड है, चीज़ आ गई। तो वो जो सिद्धांत जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उसको हम लोग अधिकरण सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा ऐसा समझिए कि आप एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, आपने एक चीज़ बताई लेकिन उसी से रिलेटेड दूसरी चीज़, ठीक है, दूसरे ने बताई, तो वो जो सिद्धांत होगा तो अधिकरण सिद्धांत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है मुक्त पुरुष निष्प्रह
होने से शुभ अशुभ फल के बंधन में डालने वाले कर्म नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, फिर चौथा होता है अभ्युपगम सिद्धांत, जिस अप्रमाणित, अपरीक्षित, अनुपदिष्ट और अहेतुक बात को वैद्य लोग वाद विवाद के समय मान लेते हैं। जैसे कोई डिबेट चल रही है और कोई ऐसा चीज़ आ गई कि जो कि बहुत इलॉजिकल है या फिर गलत है। ठीक है, लेकिन सामने वाला है जैसे कि वो कह रहा है कि नहीं नहीं यही होता है, तो जो विद्वान लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं बहस कौन करे, ठीक है मान लिया, क्योंकि मेरे पास भी इसके खिलाफ एकदम ठोस सबूत नहीं है और आप बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा ही होता है, तो ठीक है मैंने मान लिया कि ऐसा ही होगा। पता है कि वो अप्रमाणित है, कोई उसका प्रमाण नहीं है, कोई एविडेंस लाके नहीं शो कर रहा है कि नहीं ऐसा ही होता है क्योंकि मैंने ऐसा देखा है। अपरीक्षित मतलब उसने उसका परीक्षा नहीं करी है, अनुपदिष्ट मतलब उसने देखा नहीं है, और अहेतुक मतलब कोई ठोस रीज़न नहीं है उस बात का, लेकिन ठीक है वाद विवाद हो रहा है, कोई बहस हो रही है तो मान लिया। ठीक है, उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, वो जो बात बोली जिसको मान ली उसको हम लोग अभ्युपगम सिद्धांत कह रहे हैं। जैसे कभी द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे, कभी गुण को प्रधान मानकर कहेंगे, मतलब कभी कभी कहते हैं द्रव्य प्रधान है। द्रव्य क्या होता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ड्रग्स जो होते हैं, जो भी मटेरियल है वो द्रव्य कहलाए जाते हैं। और गुण क्या होता है, उनके जो मतलब क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे एक ड्रग होता है उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे आपको पता है कि पैरासीटामॉल एंटीपायरेटिक है, पायरेटिक मतलब फीवर, एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को कम करती है। तो यहाँ पे पैरासीटामॉल जो हो गई वो हो गई द्रव्य, और जो एंटीपायरेटिक हो गया ना वो हो गया उसका गुण। इस तरीके से आप समझिए, इंग्लिश में थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये 4 सिद्धांतों के बारे में हम लोग ने बात करी। ये 5 नंबर में आपके पहले टर्म के एग्ज़ाम में आएगा ज़रूर, तो इसे याद कर लीजिए, इसका श्लोक याद कर लीजिए और ये देख लीजिए कि ये किसने लिखा है। ये MCQ आया था गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी में कि ये सिद्धांत का श्लोक जो बताया है ये किसने बताया है, तो उसमें था चरक, सुश्रुत और बाकी अन्य लोगों का नाम था, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। पता होना चाहिए कि किसने दिया है, बस ये आपको इतने सारे दिया हुआ है इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे बस इतना जान के रखिए कि पहला जो शब्द होता है ये बताते हैं कि कौन से संहिता से लिया गया है, तो ये चरक संहिता से लिया गया है। ये दूसरा होता है स्थान के बारे में कि ये कौन से स्थान से लिया गया है। बहुत सारे स्थान होते हैं ना, चरक में होता है सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिया, चिकित्सा, कल्प, सिद्धि, इतने सारे स्थान होते हैं। ये जो 8 स्थान है इसमें भी अध्याय होते हैं, जैसे सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिया, चिकित्सा, कल्प, सिद्धि है 30, 8, 8, 8, 12, 30, 12, 12। तो सबसे पहले 30 चैप्टर्स होंगे सूत्र में। ठीक है, जिसमें से आपके सिलेबस में खाली 12 हैं। ठीक है, 30 में से खाली 12 हैं, देख सकते हैं कितना बड़ा सिलेबस है। सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिया, चिकित्सा, कल्प, सिद्धि, टोटल 120 अध्याय हैं। 120 में सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं, 30 चैप्टर हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉफ में आपके खाली 12 ही आ रहे हैं, बाकी आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो शुरुआत के 12 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और अगर चरक आ रही है ना तो आपको ये पदार्थ ज्ञान बहुत आसानी से आएगी। और फिर ये जो दूसरा है, ठीक है, ये जो पहला आता है ना नंबर, ये बताता है कि वो किस चैप्टर का है, और ये जो दूसरा है ना नंबर, इस बताता है कि वो कौन से नंबर का श्लोक है उस चैप्टर का। मतलब ये श्लोक है चरक संहिता के विमान स्थान के 8वें अध्याय में 37वां श्लोक। फिर नीचे देखते हैं आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत। मौलिक हम लोग कह सकते हैं मूल सिद्धांत जो होते हैं, जो कह सकते हैं एकदम बेसिक वाले जो सिद्धांत होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सबसे बेसिक हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेस अपना तैयार कर रहे हैं आयुर्वेद के लिए। अभी आयुर्वेद बहुत वास्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे समझने के लिए एक बेस तो तैयार होना चाहिए कि क्या होता है पंचमहाभूत, क्या होता है त्रिगुण, क्या होता है, ये सारी चीज़ क्या होती हैं। तो हम लोग अभी उसके बारे में बात करेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे कि क्या चीज़ें क्या होती हैं। तो आयुर्वेद में मौलिक सिद्धांत में सबसे पहले मूल का लक्ष्य करके जो सिद्धांत बनाया जाए, कि मतलब हम लोग को एकदम बेस समझना है, उसको लक्ष्य करके बना रहे हैं, तो उसे हम लोग मौलिक सिद्धांत बोले दे रहे हैं, अभी जो हम लोग ने बोला। फिर आयुर्वेद में महर्षियों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला मान लिया और आध्यात्मिक की ध्यान मूलक पद्धति द्वारा इन सिद्धांतों का
परिस्थापना की। सिंपल सी बात है, इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखोगी आपको लग रहा होगा क्या है, बट आपको एग्ज़ाम्स में ऐसे ही लिखना है। आप मतलब नॉर्मली लिख देंगे कि आयुर्वेद में महर्षियों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया और उस पर सारे प्रयोग किए, ऐसे नहीं मिलने वाला। आपको थोड़ा सा अच्छे से हिंदी के अच्छे अच्छे टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करने पड़ेंगे ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो। तो वही आयुर्वेद में महर्षियों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया, उन्होंने अपने शरीर पे सारे एक्सपेरिमेंट करे, उन्होंने अपने शरीर को लेबोरेटरी बना लिया। और अध्यात्म और ध्यान मूलक जो पद्धति होती है, मतलब अध्यात्म खुद को जानना और ध्यान करना, उनके बेसिस पे जो सिद्धांत बनाए ना, उनको हम लोग मौलिक सिद्धांत बोल रहे हैं। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, भारतीय विद्वानों का सर्वसम्मत विचार यह है कि आयुर्वेद की जो कुछ विशेषता हैं वे उसके मौलिक एवं आधारभूत सिद्धांतों पर ही आधारित हैं और वही आयुर्वेद की रीढ़ कही जाती है। तो सिंपल सी बात, जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे साइंस हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग शुरुआत में पढ़ते हैं कि हाँ ठीक है, एक छोटा सा एटम होता है, एटम ही मिलके सारी चीज़ें बनाता है इस दुनिया की। तो जो एटम है वो बेसिक यूनिट है, ठीक है। उसी तरीके से ये बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं आयुर्वेद के, इसकी वजह से ही पूरा आयुर्वेद है और यही आयुर्वेद की एक तरीके से कह सकते हैं बैकबोन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 10 मौलिक सिद्धांत हैं। सबसे पहले है त्रिगुण, क्या होगा अभी पता चलेगा। पंचमहाभूत, त्रिदोष, सप्तधातु एवं ओज, द्रव्यादि षड पदार्थ, अग्नि एवं स्रोतस, द्रव्यगत रसादि पंच पदार्थ, आत्मा परमात्मा, चरकान मूलक, चतुर्वंशति एवं सुश्रुतानुमत, पंचवंशति तत्व। ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, पंचवंशति तत्व एवं पुनर्जन्म एवं मोक्ष। ये कुछ सिद्धांत हैं जिसको हम लोग मौलिक सिद्धांत बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, लेकिन जैसे जैसे आपको टाइम बीतेगा ना, आयुर्वेद में ये सारी चीज़ें बार बार आएंगी। एक चीज़ याद रखिए कि आयुर्वेद में सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। चरक संहिता की चीज़ें पढ़ेंगे तो वो पदार्थ विज्ञान में आएंगी, ठीक है, और वही चीज़ें आपको क्रिया शरीर में मिलेंगी, उसके बाद फिर वही चीज़ें आपको रचना शरीर में मिल जाएंगी। ऐसे इंटरलिंक्ड है, एक चीज़ पढ़ेंगे तो आपको दूसरी जगह भी मिलेगी। फिर आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत में हम लोग हर एक टॉपिक जो अभी हम लोग ने 10 मौलिक सिद्धांत बताएं उसके बारे में देखते हैं कि क्या मतलब है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या है, ठीक है, और उससे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहला होता है त्रिगुण। त्रिगुण क्या होता है? सत्व, रज और तम, ठीक है। सत्व, रज और तम, ये 3 होते हैं। सत्व, रज और तम, या फिर तमस भी जिसको बोलते हैं। सत्व, रज और तम, ये 3 होते हैं त्रिगुण, 3 गुण होते हैं। ये आपके MCQ में आ सकते हैं। नॉर्मली आपको ये भी पूछ सकते हैं कि त्रिगुण क्या है। तो यहाँ पे त्रिगुण इन्हें इस वजह से कहते हैं क्योंकि एक तरीके से एक रस्सी टाइप की बनाते हैं और ये आपस में मिलकर ही काम करते हैं। ये नहीं कि एक है तो दूसरा नहीं होगा, वहाँ पे तीनों होते हैं। तीनों एक तरीके से रस्सी की तरह बंधे रहते हैं और उसी तरीके से काम करते हैं और इनके ही साम्यावस्था, मतलब एक इक्विलिब्रियम या नॉर्मल कंडीशन जो होता है इनका, उसमें रहते हैं तभी प्रकृति बनती है। मतलब उसी को हम लोग नॉर्मल बॉडी या नेचुरल स्टेट बोलते हैं उसे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दूसरा पंचमहाभूत। पंचमहाभूत क्या होते हैं? पंचमहाभूत आता है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 महाभूत होते हैं। इन्हीं से चेतना, अधिष्ठानभूत मानव शरीर तथा औषधि द्रव्य बनते हैं। मतलब पंच महाभूत थ्योरी होती है जो, उसके अकॉर्डिंग ये पूरी दुनिया 5 चीज़ों से बनी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये लाइन से याद रखिएगा। सबसे पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी। 5 चीज़ों से मिलके पूरी सृष्टि बनी है और आयुर्वेद में बोलते हैं कि इस पंच महाभूत से ही ये शरीर बना हुआ है और इससे ही सारे जो औषध बनते हैं, सारे ड्रग्स बनते हैं, वही वो भी पंच महाभूत ही बनते हैं। तो बॉडी भी पंच महाभूत से बनी है और जो हम लोग औषध दे रहे हैं वो भी पंच महाभूत से बने। तो उसी की मदद से हम लोग बॉडी को जो
दिक्कतें होती हैं उसको हम लोग सही करते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में। फिर एक टेबल आती है कि कौन से दोष में कौन से पंच महाभूत की प्रधानता होती है। प्रधानता मतलब उस दोष में कौन से पंच महाभूत मतलब पांच जो हो गए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं, तो वही उसकी प्रधानता होती है। जैसे वात में किस पंच महाभूत की प्रधानता होगी? वायु और आकाश की। ठीक है, वात एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो बॉडी को चलाता रहे, जो बॉडी के सारे फंक्शंस हो रहे हैं वो सब वात करवा रहा है। जो बॉडी में दिल धड़क रहा है या फिर सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, या फिर जो हम लोग खाना निगल पा रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें हैं जो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, चल रही हैं, उसको हम लोग वायु कहते हैं। पित्त और कफ चीज़ें खुद से नहीं चल पाती, लेकिन वायु खुद चलते हैं। एक श्लोक आता है आगे चल के, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवे मल धात्वा। तो उसी तरीके से यहाँ पे बात करते हैं कि जो पित्त और कफ होते हैं वो खुद से चीज़ें नहीं कर पाते, वो खुद चल नहीं पाते, उनको वायु ले जाता है इधर उधर। तो वायु ही बॉडी को मूव कराता है, और उसके अंदर जो सिस्टम चल रहे हैं वो वायु की वजह से ही चल रहे हैं, और उसी को हम लोग वात कहते हैं। और वात में वायु और आकाश की प्रधानता होती है। कहीं कहीं पे वात को हम लोग वायु भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें वायु और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। आकाश बनाता है रिक्त स्थान, वायु जो हम लोग कहते हैं कि एयर होती है उसे हम लोग कह देते हैं वायु। ठीक है, जो चल रहा है उसे हम लोग कह रहे हैं वायु। पित्त दूसरा आता है पित्त। पित्त 5 तरीके के होते हैं। अभी आप पित्त के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। क्रिया शरीर में इन पे एक चैप्टर बने डेडिकेटेड कि वात क्या होता है, वात के बारे में सब कुछ बताया है। पित्त क्या होता है, पित्त के बारे में सब कुछ बताया। कफ क्या होता है, सब उसके बारे में भी पूरा बताया। तो सोचिए इन पे एक चैप्टर बने हुए हैं। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि मैं बता दूँ कि वात ऐसा चीज़ होती है, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे पढ़िए, अभी ओवरव्यू लीजिए। जब क्रिया शरीर में आएगा तो आप सिंपल सी बात है, वो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वात पित्त कफ आपने पढ़ा होगा, अपने टीचर्स ने बताई होंगी चीज़ें, क्योंकि ये हमेशा सारे टीचर्स बोलते रहते हैं कि वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। तो वही चीज़ें, वात सारे बॉडी के मूवमेंट्स कराता है, सारा फंक्शन हो रहा है वात की मदद से। पित्त की मदद से डाइजेशन हो रहा है। शरीर में जो त्वचा है, ठीक है, उसमें चमक आ रही है, या फिर जो सेंस कर रहे हैं, या फिर जो हम लोग देख पा रहे हैं या फिर सोच पा रहे हैं, ये सारी पित्त की वजह से है। कफ क्या होता है? जो बॉडी में म्यूकस होता है, ऐसा बोल सकते हैं, जो म्यूकस होता है या फिर जो क्लेदन का काम करता है, वो कफ होता है। ठीक है, तो कफ बना होता है पृथ्वी और जल से। कफ क्या होता है? भारी होता है, पृथ्वी से बना होता है, और उसमें क्या होता है? वाटर कंटेंट होता है, इसलिए जल महाभूत की प्रधानता होती है। पित्त में अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, क्योंकि वो डाइजेशन का काम करा रहा है, तो डाइजेस्टिव फायर भी बोल सकते हैं उसे, जिसको हम लोग हिंदी में जठराग्नि बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, अभी आप सुनते जाइए, बस एक बार अपने कानों में डालते रहिए कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये चीज़ें जठराग्नि बोलते हैं इसको, ये वात होता है, पित्त होता है, कफ होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। और फिर ये आगे चल के हम लोग क्रिया शरीर में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। सारे फंक्शंस करवाता है वात, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को देखता है, पाचन वाचन करवाता है। पित्त और कफ एकदम जो म्यूकस होता है वो सब चिकनाहट और लुब्रिकेशन, ये सारी चीज़ें कफ करवाता है। ये सब चीज़ें आप सुनते रहिए, क्योंकि यहाँ फर्स्ट चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ डिटेल में नहीं पढ़नी है, ये पढ़नी है आपको क्रिया शरीर में, तो वहीं पे आप पढ़िएगा। अभी बस सुनते रहिए। फिर आता है धातु और पंच महाभूत की कौन से धातु में कौन से पंच महाभूत की प्रधानता होती है। तो 7 धातुएँ होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। इसका भी एक श्लोक है। देखिए सबके श्लोक्स आएंगे, लेकिन धीरे धीरे करिए। ये नहीं कि फर्स्ट चैप्टर में इतना सारा पढ़ लिया फिर उसके बाद मन ही नहीं कर रहा है आयुर्वेद पढ़ने का। नहीं, पहले धीरे से पता करिए कि ये दोष क्या होते हैं, फिर पता करिए धातु क्या होते हैं, फिर मल क्या होता है। इसके बारे में धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो धातु 7 तरीके के होते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। रस क्या होता है? एक तरीके से जो बॉडी के फ्लूइड होता है, जो खाना खाते हैं
उससे जो रस निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं रस। फिर वो रस क्या करता है, रक्त बनाता है। रक्त किसको कहते हैं, जो ब्लड होता है। फिर मांस बनाता है, ठीक है, मांसपेशियाँ। फिर मेद, मेद फैट, अस्थि, ठीक है, अस्थि तो आपको पता ही है। और फिर मज्जा, मज्जा मतलब बोन मैरो, शुक्र मतलब जो आपका स्पर्म्स होते हैं। तो रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र। इससे ये पूरी प्रक्रिया होती है धातु की और धातु निर्माण की, कि हम लोग खाना खाया, फिर उससे रस बना, रस से फिर रक्त बन गया, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरीके से बनता है। इसमें पंच महाभूत की प्रधानता अगर हम लोग देखें तो रस में जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें फ्लूइड होता है, तो फ्लूइड आया अंदर, उसको हम लोग कह दिया उसमें जल महाभूत की प्रधानता है। रक्त, रक्त बन गया। अब जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो उसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। क्या होता है, ब्लड होता है ना गर्म, तो गर्म खून जो होता है, ऐसे बोलते हैं कि खून गर्म है बहुत ज़्यादा, तो वही है कि रक्त होता है अग्नि महाभूत की प्रधानता। मांस की अगर बात करें तो मांस में क्या होता है, वायु होता है, जल होता है और अग्नि होती है, ठीक है। मांस में वायु, जल, अग्नि। मेद क्या होता है, मेद में अग्नि होती है और जल होता है। अस्थि क्या होता है, उसमें पृथ्वी होती है, अग्नि होती है, वायु होती है। मज्जा में अग्नि और जल, और शुक्र में नॉर्मल जल होता है, ठीक है। शुक्रम सौम्यम, इस तरीके से ऐसे श्लोक आएंगे आपको, बहुत सारे श्लोक में, बहुत मज़ा आएगा आयुर्वेद पढ़ने में, ठीक है। लेकिन हाँ, आयुर्वेद करिए ना तो पूरे डेडिकेशन से करिए, ऐसा नहीं कि ठीक है कर लेंगे। आयुर्वेद ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नॉर्मल, ऐसे वो है नहीं कि नॉर्मल ग्रेजुएशन की तरह आप कर लें। आयुर्वेद में होगा, कठिन होगा आयुर्वेद, लेकिन कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन मज़ा बहुत है। फिर मल की बात करते हैं तो मल 3 होते हैं, मूत्र, पुरीश और स्वेद। मूत्र क्या होता है, नॉर्मल जो हम लोग सूसू करते हैं उसको हम लोग मूत्र कहते हैं। पुरीश जो फीकल मैटर होता है, फीसेस होते हैं, उसको पुरीश बोलते हैं। फिर स्वेद, स्वेद जो स्वेट होता है, जो पसीना होता है, उसको हम लोग स्वेद बोलते हैं आयुर्वेद की लैंग्वेज में। फिर पंच महाभूत की अगर प्रधानता देखें तो जो यूरिन होता है उसमें क्या होता है, वो थोड़ा सा गर्म होता है, और उसमें क्या होता है, पानी होता है। तो जल महाभूत की प्रधानता, अग्नि महाभूत प्रधानता है। पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष कैसा होता है, वो ठोस होता है, तो उसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है। लेकिन उसमें वाटर कंटेंट भी होता है ना, तो जल भी है, ठीक है, जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है। फिर स्वेद की बात करते हैं, स्वेद में क्या होता है, स्वेट होता है, तो उसमें होता है जल और अग्नि महाभूत की प्रधानता। तो ये महाभूतों की प्रधानता के बारे में बता रहे हैं कि किस चीज़ में किस महाभूत की प्रधानता है। ये आपको टेबल याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करनी है, ठीक है। अभी नहीं है तो चीज़ें एक बार समझिए, पढ़िए, फिर उसके बाद याद करिए, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं तीसरे पे, तो त्रिदोष। त्रिदोष क्या होता है, तो 3 तरीके के दोष होते हैं। अभी हम लोग ने देखा वात, पित्त और कफ। ये शरीर के अंदर सारी क्रियाओं का संचालन करते हैं, सारे क्रियाओं को करवाते हैं। इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, क्योंकि अब वही बताया कि यहाँ पे इतना मतलब डिटेल में पढ़ोगे आप लोग कि अभी यहाँ पे पढ़ाना वो पॉसिबल ही नहीं है। अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे। बस इतना चीज़ें मैंने बताई, इतनी चीज़ें याद रखिए कि वातादि दोष जो हैं, मतलब वात आदि मतलब वात, पित्त, कफ। देखिए जहाँ पे वात आदि लिखा हो, मतलब वात, पित्त, कफ तीनों की बात हो रही है। जहाँ पे रस आदि लिखा हो, रस आदि धातुएं, तो वहाँ पे सातों रसों, मतलब सातों धातुओं की बातें हो रही होंगी, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है। तो उसी तरीके से वात आदि दोष के वैषम्य मतलब विषमता मतलब वो इक्विलिब्रियम से हट गया, या तो वृद्धि हो गई या तो क्षय हो गया। वृद्धि मतलब वो बढ़ गया, क्षय मतलब वो घट गया, उनसे रोग बन जाएगा। और अगर वो लोग अपने साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम में, तो वही आरोग्यता होती है। आरोग्यता मतलब हेल्दी एक बॉडी बनती है। अगर इसकी हम लोग बात करें श्लोक की, तो दुष्यंती मना शरीरम चा इति दोषा। दुष्यंती मना शरीरम चा इति दोषा, अर्थात देह एवं मन को दूषित कर देने वाली विशेषता रखने के कारण दोष को दोष कहते हैं। सिंपल सी बात है कि मन और शरीर को दूषित कर देते हैं। लेकिन ये जब अपनी साम्य अवस्था में रहते हैं ना, तो बॉडी को एकदम हेल्दी भी बना के रखते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए कि ये अगर इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था में, तो बॉडी एकदम हेल्दी रहेगी। अगर इनकी विषमता हो गई, मतलब वृद्धि या क्षय हो गई, तो सिंपल सी बात है, रोग होगा, ठीक है। फिर सप्त धातु एवं ओज के बारे में बात करते हैं। सप्त धातु
तो सप्त धातु में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं। ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा था रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इसका भी आपको श्लोक आगे पढ़ेंगे आप। क्रिया शैली में एक चैप्टर है धातु, उसमें आप श्लोक पढ़ेंगे रसासक, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी, सप्त दुष्या। ठीक है, इसको दुष्य भी बोलते हैं क्योंकि जो वातपित्त कफ होते हैं ये दूषित करते हैं। किनको दूषित करते हैं? धातुओं को दूषित करते हैं इनको। तो धातुओं को दूषित करते हैं इसलिए इनको दूष्य बोलते हैं, क्योंकि दूषित हो जाते हैं, इन्हें दूष बोलते हैं। सप्त दुष्या बोलते हैं, 7 दुष्य हैं जिसको 7 धातु भी बोलते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, बताए दे रहा हूँ, लिख लीजिए आप, साथ साथ पढ़ते पढ़ते लिखते जाइए। दुष्य होता है, अगर दुष्य की स्पेलिंग नहीं आ रही तो ये लीजिए दुष्य। ठीक है, दाद, द में बड़े की मात्रा, अदा, शाह और या, दुष्य, इन्हें दुष्य भी बोलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि इनमें रस का कार्य प्रीणन है। प्रीणन मतलब धातुओं की पुष्टिकरण करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। रक्त का काम क्या है? रक्त, ब्लड का काम है जीवन प्रदान करना। ठीक है, मांस का काम है लेप करना, बॉडी को एकदम ठोस बनाना, ताकत देना। मेद का काम है स्नेहन करना, मतलब चिकनाहट प्रदान करना, स्निग्धता। ठीक है, स्नेहन, स्वेदन, ये 2 तरीके के टर्म्स आप आगे पढ़ेंगे। तो स्नेहन मतलब होता है कि चिकनाहट बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्थि का कार्य है धारण करना, तो बॉडी को धारण करें और मतलब बॉडी को एक शेप में लाए हुए हैं, तो वो अस्थियों के काम है। स्केलेटल सिस्टम आपको बताइए क्या क्या काम होते हैं, वही है। मज्जा का कार्य है अस्थि का पूरण करना, अस्थि के अंदर होते हैं इसलिए अस्थि का पूरण करते हैं। बोन मैरो जिसे कहते हैं हम लोग, पूरण मतलब उसको फुलफ़िल करते हैं, जो बोन्स होती हैं उसको फुलफ़िल करते हैं, या फिर कह सकते हैं मॉडर्न में बोन मैरो। शुक्र का कार्य है गर्भोत्पादन करना, मतलब जो गर्भ है उसका उत्पादन करना। ठीक है, ये काम हो गए सप्त धातु के। अभी इसका श्लोक भी आपको आगे मिलेगा, अष्टांग हृदयम जब आप पढ़ेंगे तो आपको श्लोक मिलेगा, प्रीणम जीवनम लेपम स्नेहो धारण पुण्य, ये वाला श्लोक आपको मिलेगा, आप पढ़िएगा, मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ तो एक बेसिक बन रहा है, यही सारी। ट्रेन आ गई। यहाँ तो एक ओवरव्यू मिल रहा है, इसके बारे में डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे अष्टांग हृदय में आप पढ़ेंगे, इसका श्लोक आता है, प्रीणम जीवनम लेपम स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादक धातु नाम श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृता। ठीक है, ये वाले श्लोक्स आएंगे, आपको श्लोक्स याद हो जाते हैं। मैंने भी जब शुरुआत में करा था तो श्लोक बहुत जैसे लग रहा था पता नहीं कैसे याद होगा, लेकिन आज याद है। इसी तरीके से आप लोगों को भी याद होगा। ठीक है, सबको याद हो जाता है, ये नहीं कि नहीं याद होगा, याद आता है, करिएगा लेकिन याद, ऐसा नहीं कि अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होता। फिर आयुर्वेद का यह सिद्धांत है कि वातादि दोष दूषित होकर इन्हीं सप्त धातुओं को प्रथम दूषित करते हैं। अभी जैसे मैंने बोला कि जो दोष होते हैं वो अपने इक्विलिब्रियम सेट से हट गए, फिर उसके बाद इन्हीं जो धातु हैं उनको दूषित कर दिया, उनको गंदा कर दिया, इसलिए हम लोग इसमें दूषित संज्ञा भी देते हैं। ओज की अगर बात करते हैं तो ओज का आयुर्वेद में सबसे सारभूत धातु मानकर सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया। मतलब ओज एक ऐसी प्योरेस्ट फॉर्म है धातु की जिसको हम लोग सार भाग मानते हैं। ठीक है, सार भाग धातु इसे बोलते हैं, या फिर उपधातु भी संज्ञा देते हैं हम लोग, कि सारभूत धातु होती है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, जिसको हम लोग इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। ये है तो बॉडी एकदम ताकतवर रहेगी, बलवान रहेगी। ठीक है, ओज शरीर में बल एवं रोग क्षमता का कारण है। ठीक है, अभी जो मैंने बोला कि ताकत प्रदान करती है और रोग क्षमता को बढ़ाती है। फिर अग्नि एवं स्रोतस के बारे में बात करते हैं। तो अग्नि नॉर्मल अग्नि एक है, परंतु कार्य एवं क्षेत्रों में 13 प्रकार की अग्नियाँ मानी गई। देखो अग्नि क्या है? फायर। ठीक है, इंग्लिश में नॉर्मल फायर होता है। 3 तरीके की मेजरली होती हैं। 3 तरीके की मेजरली में सबसे पहला आता है जठराग्नि। जठराग्नि जो होती है पेट के अंदर होती है। ठीक है, जो डाइजेशन का काम करती है, जठराग्नि होती है एक। ठीक है, धात्वाग्नि। धात्वाग्नि मतलब धातुओं की अग्नि। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था 7 धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो उनकी अपनी अग्नि, जैसे रस से रक्त बन रहा था ना, तो उसको बनाने के लिए कौन सी अग्नि लगेगी? कि जो भी रस की अग्नि होगी। ठीक है, रसाग्नि। रक्त से उसको रक्त का परिपाक करने के लिए कौन सी अग्नि लगेगी? रसाग्नि। तो इसी तरीके की 7 तरीके की ये हो गई धात्वाग्नि। और भूताग्नि हो गई कितनी? 5।
पंच महाभूत होते हैं ना, उनकी अपनी अपनी अग्नि, ठीक है, वो 5 भूताग्नि होंगी। तो ये टोटल 13 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। स्रोतस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मार्ग। अब यहाँ पे स्रोतस शब्द भी एक है, 2 चीज़ें थी ना, अग्नि एवं स्रोतस। स्रोतस मतलब चैनल्स या ट्यूब्स कह सकते हैं। स्रोतस के माध्यम से ही परिणाम प्राप्त धातुओं का वहन होता है। मतलब जैसे हम लोग कह रहे हैं कि रस है, रस कहीं जा रहा है तो कैसे जा रहा है, वो स्रोतसों से जा रहा होगा। एक चैनल होते हैं, ट्यूब्स होते हैं। रस जा रहा है तो वो एक चैनल, एक ट्यूब से जा रहा है, तो उसी चैनल को कहते हैं हम लोग स्रोतस। फिर आता है द्रव्यादि षड पदार्थ। द्रव्यादि षड पदार्थ में आता है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये 6 पदार्थ होते हैं जो आयुर्वेद मानता है। अभी आप जब चरक संहिता पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें सारी चीज़ें हैं। अभी तक मैंने जितनी चीज़ें पढ़ाई ना, ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में चरक संहिता होगी। चरक संहिता में सारी चीज़ें दी हुई हैं और वही सबसे इम्पॉर्टेंट बुक होने वाली है आपके लिए, आपके आयुर्वेद के लिए, और पीजी अगर आप देंगे तो उसके लिए। तो वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसी से सारी चीज़ें निकली हुई हैं। अगर चरक संहिता आ रही है ना, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर इसको पढ़ने से पहले आप चरक संहिता पढ़ लें, ठीक है। अगर आप ये पढ़ना तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ओवरव्यू मिलने के साथ साथ आप उसको भी देख लीजिए, आप डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये 6 पदार्थ होते हैं। अब इनके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब आप चरक संहिता में पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बेफालतू का अभी इसमें तो नहीं आने वाला अभी, ठीक है। जब आएगा तो आपको पढ़ाऊँगा मैं। फिर न्यायको, मतलब इसमें अभी आप देखेंगे दर्शन आएगा। दर्शन मतलब फ़िलॉसफ़ी क्या होती है, न्याय दर्शन होता है, उसमें सांख्य दर्शन होता है, वैशेषिक दर्शन होता है। मतलब एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं कि यार ज़िंदगी कैसे जिया जाता है। जैसे चारवाक बोलते हैं कि अपने मस्त रह के ज़िंदगी जियो, ठीक है। जैसे आप जी रहे हैं, है ना, आयुर्वेद लिया है, उसके बाद मस्त रह के ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उसी तरीके से न्यायिकों की होती है। मतलब न्याय दर्शन एक होता है, न्याय फ़िलॉसफ़ी क्या बोलता है, तो न्याय फ़िलॉसफ़ी बोलते हैं कि अभाव को एक स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं, कि न्याय बोलते हैं कि अभाव एक स्वतंत्र पदार्थ है। लेकिन वैशेषिक जो होते हैं, वैशेषिक दर्शन वाले, वो बोलते हैं अभाव एक स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, ठीक है। और आयुर्वेद भी नहीं मानता कि अभाव एक स्वतंत्र पदार्थ है। अभी ये चैप्टर आएगा भी आगे, पदार्थ निरूपण, आपका ये 3rd या 4th चैप्टर होगा आपका, तो उसमें आप इन सब चीज़ों के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। दर्शन के बारे में आप अभी 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें आपको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो लिंक होगी। अभी एक बार में चीज़ें नहीं आती। आप कहीं भी चले जाइए, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें वही मेन नॉर्मल चीज़ें बता दी हैं। वात पित्त कफ क्या होता है, 7 धातुएँ क्या होती हैं, वो क्या होता है, वो तो आपको पता चल ही जाएगा आगे। मेन टॉपिक क्या है, मेन अपना कंटेंट क्या है, उस पर तो रहे, ठीक है। तो ये पदार्थ होते हैं, इनके बारे में बताएंगे। तो 6 पदार्थ होते हैं, इनके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग 7वां है कि द्रव्यगत रसादि पंच पदार्थ क्या होता है। तो जो षड पदार्थ हैं, जिसमें द्रव्य एक जो पदार्थ था, अभी हम लोगों ने षड पदार्थ क्या पढ़ा था, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। द्रव्य मतलब ड्रग, गुण मतलब उसकी क्वालिटी, कर्म मतलब उसका काम, सामान्य मतलब किसी का बढ़ना, जैसे मांस खाने से मांस बढ़ रहा है तो बढ़ना, विशेष मतलब कम होना, समवाय मतलब उससे ऐसी बॉन्डिंग जो कि एक के रहने से दूसरा है, और अगर एक नहीं है तो दूसरा नहीं है। इसी को समवाय बोलते हैं, जो अलग ना करा जा सके। एक ऐसा बॉन्ड जिसको तोड़ा ना जा सके, उसे बोलते हैं समवाय। तो वही जो उसमें द्रव्य होता है, वो एक पदार्थ होता है, उसके अंदर रस होता है। रस मतलब उसका टेस्ट बोल सकते हैं आप, ऐसे नॉर्मल लेमैन्स लैंग्वेज में बोल सकते हैं टेस्ट, ठीक है। टेस्ट होते हैं 6 षड रस। षड मतलब मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर मतलब मीठा, अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब नमकीन, कटु मतलब कटु, तिक्त मतलब तिक्त होता नहीं है, और तिक्त होता है थोड़ा सा होता है कड़वा टाइप का, और कषाय जो मतलब एस्ट्रिंजेंट होता है टेस्ट। अब आपको कैसे समझाए, टेस्ट होता है, आप टेस्ट करके देखिएगा, उसमें डालिएगा गूगल पे, या फिर
डालिएगा फ्रूट्स दैट आर थिक थिन रस, तो आपको मिलेंगे और टेस्ट करके देखिएगा कि कैसा क्या होता है। ठीक है, तो वो षड्रस होता है। उसके बाद वीर, वीर मतलब उसकी शक्ति, उसकी पावर। ठीक है, किसी भी द्रव्य की अगर बात कर रहे हैं वहाँ पे वीर का और भी मतलब होता है। वीर का मतलब स्पर्म्स भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो वीर की बात कर रहे हैं वहाँ पे वीर मतलब उसकी शक्ति की बात करें, किसी ड्रग के बारे में बात करें, ड्रग के अंदर की बारे में बात करें, विपाक, उसका विपाक क्या होता है, विपाक के बारे में भी आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। और शक्ति जिसे प्रभाव कहते हैं। ठीक है, पहला हो गया रस, दूसरा हो गया वीर, तीसरा हो गया विपाक और चौथा हो गया शक्ति। ठीक है, इस और रस, वीर, विपाक, शक्ति जिसे प्रभाव कहते हैं, ये सब होता है। और जिस पर ही चिकित्सा आधारित होती है, मतलब हम लोग को पता है कि चिकित्सा किस पे करेंगे, ड्रग पे करेंगे। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पे दी गई हुई हैं। इन्हें प्रभाव मतलब इनका जो प्रभाव है वो अचिंत्य है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, अब जैसे प्रभाव है, प्रभाव को कैसे डिफाइन करोगे, क्या प्रभाव होता है, तो वही चीज़ है। फिर आत्मा परमात्मा की बात करते हैं कि आत्मा परमात्मा क्या होता है। अब आयुर्वेद है, मॉडर्न में तो आत्मा परमात्मा के बारे में बातें नहीं होती, लेकिन आयुर्वेद में तो होती हैं, क्योंकि आयुर्वेद ऐसा नहीं है कि जो दिख रहा है वही चीज़ें मान, नहीं, आयुर्वेद कहता है कि जो चीज़ें दिख रहा है वो तो है ही, लेकिन जो चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं वो भी चीज़ है। अब जिस इंद्रियों से, मतलब जैसे आँखों से देख रहे हो तो उस आँखों को भी तो नहीं देख पा रहे हो तुम, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आँखें नहीं हैं। तो उसी प्रिंसिपल पे चलता है आयुर्वेद कि ठीक है, जो प्रत्यक्ष है वो तो प्रत्यक्ष है ही, लेकिन जो प्रत्यक्ष नहीं, मतलब जो आंखों के समक्ष नहीं है, देख नहीं पा रहे, वो भी बहुत सारा है। ठीक है, तो वही आत्मा परमात्मा के बारे में बताया ना कि आत्मा जो निर्विकार है, पर अर्थात सुषमा अर्थात श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ है वह आत्मा मन, भूत, गुण, शब्दादि और इंद्रिय, चक्षुरादि कारण भूतों के साथ संयुक्त होने पर चैतन्य में कारण होता है। अब जैसे इसमें बहुत ऐसे कठिन सी लैंग्वेज आपको लग रही होगी क्या है ये, तो इसका ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं क्या है। जैसे आत्मा है, आत्मा की कोई विकार नहीं होता, कोई भी दिक्कत नहीं होती, आत्मा एकदम शुद्ध होती है। और जो आत्मा होता है वो मन, भूत, शब्दादि और ये जो हम लोग के सेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें ये सब आत्मा की ही वजह से हैं। इसमें वही बता रहे हैं कि शब्दादि, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच महाभूत के वो होते हैं, पंच अर्थ जिसे हम लोग बोलते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे, ये सब बहुत चीज़ें आएंगी। इंद्रिय, चक्षुरादि कारण भूतों के साथ संयुक्त होने पर चैतन्य में कारण होती हैं। चैतन्य क्या होता है कि हम लोग लिविंग है, चेतना है हम लोग के अंदर। ठीक है, उससे हम लोग कह रहे हैं चैतन्य आत्मा में होती है। ठीक है, वह नित्य है। नित्य मतलब कह सकते हैं कि उसका कोई ओरिजिन नहीं है, अर्थात देह नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। उसका ना तो कोई ओरिजिन है और ना तो कोई अंत है, वो हमेशा चलती हुई आ रही है। अभी हम लोगों ने देखा था आयु का, तो आयु चलती हुई आ रही है। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि आत्मा एक ऐसी चीज़ है जो नित्य है, आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जो नित्य है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर चिकित्सा पुरुष के बारे में बात करें, चिकित्सा पुरुष क्या होता है, तो सिंपल, जिस पुरुष की हम लोग चिकित्सा कर पाएँ उसे हम लोग चिकित्सा पुरुष कहते हैं। चिकित्सा पुरुष क्या होता है, सिंपल, जिसमें पंच महाभूत का एक शरीर है और चेतना है। ठीक है, उसको हम लोग कर्म पुरुष भी बोलते हैं या फिर चिकित्सा पुरुष भी बोलते हैं या चिकित्सा पुरुष भी बोलते हैं। वही चिकित्सा के अधीन होता है, उसी की हम लोग चिकित्सा कर पाते हैं और किसी की चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। इस पुरुष में चिकित्सा की सभी क्रियाएं होती हैं, उसी को हम लोग चिकित्सा कर पाएंगे। फिर लास्ट के 2 चतुर्वंशंती एवं पंचवंशंती तत्व क्या होते हैं। चतुर्वंशंती मतलब 24, पंचवंशंती मतलब 25, तत्व मतलब कह सकते हैं तत्व मतलब क्या होता है, मैटर। ठीक है, 24 थिंग्स या 24 मैटर होते हैं। पंचवंशंती तत्व होते हैं जैसे अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, उभयात्मक मन। ये चतुर्वंशंती तत्व है। मतलब चतुर्वंशंती तत्व के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो ये चीज़ें हैं। अभी तो जैसे यही चीज़ बहुत मुश्किल लग रहा होगा, अभी जब आगे आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके श्लोक्स आएंगे। ठीक है, बुद्धि, इंद्रिय, मनो, अर्थानाम विद्या दोदरम परम चतुर्वंशंती रोष राशि पुरुष संगिका। ठीक है, कि इसको राशि पुरुष भी बोलते हैं
या फिर और इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, अव्यक्त, महान, अहंकार, पंचतन मात्रा। पंचतन मात्रा क्या थी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पंच महाभूत क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पंच ज्ञानेंद्रिय क्या थे? अभी आप आगे पढ़ेंगे। पंच कर्मेंद्रिय क्या है? अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और एक मन, ये सारी चीज़ें जो मिला के बनता है ना, ये 24 तत्व होते हैं, ठीक है। एक अव्यक्त, एक महान, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, यहाँ 5 हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये आखिरी में 24। तो ये 24 तत्व होते हैं। तो 24 तत्व चतुर्वंशंती पुरुष को बोलते हैं, या फिर चतुर्वंशंती तत्व होता है। पंचवंशंती तत्व, ठीक है। पंचवंशंती तत्व में क्या आ जाता है? एक आत्मा या चेतना का समावेश हो जाता है, जिससे चैतन्यता आ जाती है। उसी को हम लोग पंचवंशंती तत्व बोलते हैं। और सुश्रुत ने इन 24 तत्वों में एक 24 तत्वों को बोला कि ये अचेतन है, मतलब चेतना नहीं है। और चैतन्य के साथ जो होते हैं पुरुष, ये चतुर्वंशंती पुरुष, उसको हम लोग 25वां तत्व मानते हैं, जो चैतन्य होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक 25 तत्व बनते हैं, जिसको पंचवंशंती तत्व बोलते हैं, जो कि सुश्रुत ने बताया था। फिर आखिरी बात, पुनर्जन्म एवं मोक्ष की, मतलब फिर से बर्थ होना। तो इसके बारे में आयुर्वेद पुनर्जन्म एवं मोक्ष के सिद्धांतों को मानता है। देखो कि आयुर्वेद मानता है कि पुनर्जन्म होता है और मोक्ष मिलता है, और इसी के अनुसार इसकी सारी क्रियाएं, समस्त उपदेश एवं क्रम वर्णित है, ठीक है। ये आयुर्वेद मानता है, तो इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो ये इतने अभी तक चीज़ें हम लोगों ने देखी। ये मौलिक सिद्धांत थे। मौलिक सिद्धांत में त्रिगुण है सत्व रज तम, पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, त्रिगुण वात पित्त कफ, सब धातु एवं ओज। सब धातु में है रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, और एक ओज आ गया। द्रव्यगत शब्द पदार्थ, द्रव्यगत मतलब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय शब्द पदार्थों के। अग्नि एवं स्रोतस देखा। द्रव्यगत रसादि पंच पदार्थ देखा, ठीक है। फिर आत्मा परमात्मा के बारे में देखा, चतुर्वंशंती और पंचवंशंती तत्व के बारे में देखा, और पुनर्जन्म में मोक्ष के बारे में देखा। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने अभी देखी। फिर इसके बाद एक टॉपिक आता है चरकोक्त सप्तत्रिक। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये अभी आप चरक संहिता में पढ़ेंगे। ये चैप्टर का आखिरी है। तो ये चरक संहिता में लिखा हुआ है जैसे तीन चीज़ों की सात, ठीक है, वो वर्गीकरण होता है, उसे हम लोग सप्तत्रिक बोलते हैं कि 7 चीज़ें हैं, 7 चीज़ों के अंदर 3 चीज़ें हैं। उसी को हम लोग देखेंगे, देखते हैं क्या होता है ये। इसके अतिरिक्त महर्षि चरक स्वस्थ एवं आतुर के हित के लिए कुछ और भी मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। मतलब कुछ और भी सिद्धांत बताए थे जिनका स्वस्थ रक्षा एवं चिकित्सा के अनुसरण करना परम आवश्यक है। वे निम्नलिखित हैं। त्रय उपस्तंभा, मतलब 3 उपस्तंभ होते हैं। त्रिविध बलम, ठीक है, 3 बल होते हैं। 3 आयतन होते हैं रोगों के। 3 तरीके के रोग होते हैं। 3 तरीके के रोग मार्ग होते हैं। 3 तरीके के विशेष मतलब वैद्य होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और 3 तरीके के औषध होते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं ये 3, ठीक है। तो 3 उपस्तंभ है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार, सिंपल सी बात, आहार में क्या होता है? आहार मतलब खाना खाना। निद्रा क्या? स्लीप। ब्रह्मचर्य मतलब एक तरीके से होता है डिसिप्लिन, उसे कह सकते हैं ब्रह्मचर्य। त्रिविध बल, 3 तरीके के बल होते हैं, सहज, कालज और युक्तिगत। सहज क्या होता है? सहज ये शरीर एवं मन का प्राकृतिक बल होता है, जो हमें जन्म से ही मिलता है, ठीक है। जो हमारे पास है बल, उसे हम लोग कहेंगे सहज है ये। कालज जो काल के अनुसार होता है, जैसे ऋतुओं के अनुसार। जैसे ठंडक जो होती है, जब ठंडा होता है तो ठंडक में ये होता है कि ज़्यादा बल आता है, ज़्यादा हम लोग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ज़्यादा पावर आ जाती है। लेकिन गर्मी में जो होता है वो बल कम हो जाता है। तो वही ये ऋतु के अनुसार होता है। और अवस्था मतलब जैसे रात में होता है थक जाते हैं, सुबह होते हैं एकदम एनर्जी फील होते हैं, वो चीज़ें, वो वाला बल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कालज, काल के अनुसार। युक्तिकृत मतलब हम लोग जैसे अब व्यायाम कर रहे हैं अच्छे से, उत्तम तरीके का खाना खा रहे हैं, आहारजन्य
उचित विश्राम, अच्छे से हम लोग स्लीप ले रहे हैं, ठीक है, तो उस तरीके से जो बल आता है हम लोग के पास, एक दिमाग लगाया हम लोग ने कि हाँ अच्छे से खाना खाएंगे, अच्छे से जिम जाएंगे तो आप पावरफुल बन जाएंगे, तो वो पावरफुल बनना कहलाता है युक्तिकृत, ठीक है। ये 3 तरीके के बल होते हैं। 3 आयतन, तो यहाँ पे 3 आयतन की बात कर रहे हैं, तो 3 आयतन में ऐसा होता है कि जो अर्थ होता है, काम होता है, काल होता है, इनके हीन योग, अति योग और मिथ्या योग, इसको ये जब होता है तो इसकी वजह से रोग उत्पन्न होता है। तो आयतन मतलब कि किस तरीके से रोग उत्पन्न हो रहा है, 3 तरीके से हो रहा है। तो वही अर्थ, इंद्रियों के जो 5 विषय होते हैं, सब स्पर्श रूप रस गंध, उनके हीन योग, अति योग, मिथ्या योग होने से अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जैसे 5 विषय हैं, 5 विषय में शब्द स्पर्श रूप रस गंध आ रहा है, तो शब्द है, तो शब्द में क्या होता है, अब जैसे सुनना है कोई चीज़, ठीक है, हम लोग के कानों से हम लोग सुन रहे हैं, तो एक तो पहला है कि हीन योग, कम सुन रहे हैं, धीरे मतलब बहुत धीरे आवाज़ सुन रहे हैं। अति योग, बहुत ज़्यादा तेज कर लिया, उससे आवाज़ मतलब उससे सुन रहे हैं, तो वही कान डैमेज नहीं होंगे। मिथ्या योग, कुछ भी हम लोग सुन रहे हैं तो उससे जो मेंटल स्टेट होगी वो ख़राब नहीं होगी। मिथ्या योग मतलब कि अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए। अब आप कुछ भी सुन रहे हैं उससे मेंटल स्टेट ख़राब हो रहा है। अच्छे सॉन्ग सुनने चाहिए, आप कुछ भी सुनने लगे तो उससे दिक्कत होती है। तो इसी तरीके से 5 विषय जो होते हैं उनके हीन योग, अति योग, मिथ्या योग की वजह से जो होता है डिजीज़ उत्पन्न होती है, रोग उत्पन्न होता है। इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। कर्म की बात करें तो जो काम हम लोग करते हैं, जैसे बोल रहे हैं या फिर हम लोग चल रहे हैं, तो इनके या फिर हम लोग बोल रहे हैं, इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो उनके हीन योग, अति योग, मिथ्या योग की वजह से ही रोग उत्पन्न होता है। सोचने की बात है, अब हम लोग सोच रहे हैं, कुछ हम लोग गलत सोच लें या फिर हम लोग कुछ सोचें ही ना, या फिर हम बहुत ज़्यादा सोच लें, तो ये सब चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से दिक्कतें आती हैं। वही काल की बात करें तो काल में जैसे शीत हो गया, उष्ण हो गया, वर्षा हो गया। वर्षा में जैसे बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई या कभी वर्षा ही नहीं हुई, ठीक है, यही सब चीज़ें होती हैं, काल का होता है। फिर उसके बाद 3 रोग होते हैं, 3 तरीके के रोग होते हैं। निज होते हैं, आगंतुक होते हैं और मानस होते हैं। निज क्या होते हैं, जो जैसे दोष होते हैं, अभी हम लोग ने पढ़ा था कि दोष जब साम्यावस्था में नहीं रहते तो रोग की उत्पत्ति करते हैं, तो वो वाला जो रोग होगा वो निज होगा। आगंतुक, जैसे कोई बाहर से चीज़ें आ रही है, जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, तो उसकी वजह से जो भी रोग उत्पन्न होगा वो आएगा आगंतुक में। जैसे विष जो होता है, जैसे पॉइज़न, किसी ने काट लिया, इंसेक्ट ने, विष आ गया, या फिर अग्नि से जल गए, ठीक है, या फिर चाकू भोंक दी, या फिर भूत, या ऐसी तरीके की चीज़ें जो होती हैं जो बाहर से आती हैं उसे आगंतुक रोग कहते हैं। मानस, जो कि अंदर जैसे मेंटल स्टेट वाली जो बीमारियाँ होती हैं उसे मानस रोग कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं 3 रोग मार्ग। 3 तरीके के रोग मार्ग होते हैं। शाखा होता है, मर्मास्थि संधि होती है और कोष्ठ होता है। इनके बारे में भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये जब चरक संहिता पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताई जाएंगी कि शाखा क्या होती है। शाखा जो रक्त आदि जो धातुएं होती हैं, त्वचा होती है, ये सब बाहरी रोग मार्ग होते हैं। मर्मास्थि संधि क्या होती हैं, जो मर्म होते हैं। मर्म क्या होते हैं, ऐसे स्थान जहाँ पे प्रहार करने पे बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है या फिर एकदम मरने जैसे हालत हो जाती है, वो होते हैं मर्म, ठीक है। जैसे हो गए दिल हो गया, या फिर बस्ती हो गया जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, मूर्धा हो गया, सर्वर हो गया, तो ऐसी चीज़ें होती हैं, उसको मर्म अस्थि संधि बोलते हैं, ठीक है। तो ये मध्यम रोग मार्ग होते हैं। कोष्ठ क्या होता है, जो जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, स्टमक हो गई, ये वही सारी चीज़ें हैं वो कोष्ठ में आती हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल को बोल रहे हैं। फिर त्रिविध भिषक, मतलब 3 तरीके के भिषज जो होते हैं, मतलब जो कह सकते हैं 3 तरीके के डॉक्टर्स होते हैं। पहले होते हैं शराचर वैद्य। शराचर मतलब जो लोग शीशी, बोतल और कुछ यंत्रादि, कुछ पुस्तक ढक लेने तथा कुछ वहाँ पुस्तकों के अवलोकन से वैद्य बन जाते हैं, वे मूर्ख तथा प्रतिरूपक वैद्य होते हैं। मतलब कुछ लोग होते नहीं है कि शीशी बोतल लेके बैठ गए, उनका से 1-2 किताबें हैं, उनमें वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि हाँ
मतलब बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल दे दो, बस इतना चीज़ें पता है। तो और वो खुद को डॉक्टर बोल रहे हैं, तो ये लोग होते हैं बहरूपी, मूर्ख होते हैं। तो इसको हम लोग छाछल वैद्य बोल रहे हैं। फिर सिद्ध साधित वैद्य, जो कि वैद्य नहीं है लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर के उसमें मतलब अंडर काम करा और फिर वो खुद को बोलने लगे, तो सिद्ध साधित हो गए कि मतलब खुद ही से सिद्ध हो गए वो, कि वैद्य नहीं है लेकिन यश ज्ञान सिद्धि के बहाने वैद्य शब्द को प्राप्त कर लेते हैं। ये ज्ञानहीन होते हैं, ठीक है। फिर वैद्य गुण युक्त वैद्य या फिर वैद्य गुण युक्त वैद्य, तो जो अच्छे तरीके से क्वालिफिकेशंस के साथ वैद्य बनते हैं वो वैद्य गुण युक्त वैद्य होते हैं, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस होता है, अच्छा ज्ञान होता है, और जो मतलब जिनके पास डिग्री होती है वो अच्छे होते हैं वैद्य गुण युक्त वैद्य होते हैं। फिर 3 तरीके की औषध होती हैं। 3 तरीके की औषध में आता है देवव्यापशय, युक्तिव्यापशय और सत्वाजय। देवव्यापशय जैसे मंत्र हो गया, या फिर औषधि, मणि, मंडल, बलि, उपहार, ओम, हवन, ठीक है, प्रायश्चित हो गया, उपवास हो गया, या फिर जो जैसे होता है नहीं कि रिलीजियस काम होते हैं उनकी मदद से हम लोग किसी उसको सही करें। जैसे कोई भूत आ गया, आयुर्वेद मानता है ना ये सारी चीज़ें, तो कोई भूत का प्रकोप आ गया तो हम लोग उसे कैसे करेंगे, किसी बलि दे के करेंगे या फिर मंत्र की मदद से करेंगे, ठीक है, मणि देंगे, मंडल देंगे, तो वो सारी चीज़ें आती हैं देवव्यापशय में। फिर युक्तिव्यापशय आता है। युक्तिव्यापशय में मतलब जो कि हम लोग स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, जैसे अर्थ तथा औषध द्रव्य की योजना से कि हम लोग कैसा आहार दें, इसको कौन सी मेडिसिन दें, तो वो सारे युक्तिव्यापशय में आ गया। इसमें 3 तरीके के होते हैं, अंतः परिमार्जन, बाह्य परिमार्जन और शास्त्र प्रणिधान, ठीक है। अंतः परिमार्जन में औषध का आंतरिक प्रयोग, ठीक है, अंतः परिमार्जन अंदर से क्लेंजिंग कर रहे हैं, अंदर से सही कर रहे हैं हम लोग। बाह्य परिमार्जन बाहर से कर रहे हैं, जैसे मतलब हम लोग मसाज कर रहे हैं या फिर वही है कि उपटन लगा रहे हैं, लेप लगा रहे हैं, तो बाह्य परिमार्जन हो गया। शास्त्र प्रणिधान मतलब जो हम लोग सर्जरी वाली चीज़ें कर रहे हैं, छेदन कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं, भेदन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं शास्त्र के द्वारा, अग्निकर्म कर रहे हैं, तो शास्त्र प्रणिधान हो गया। तो शस्त्र प्रणिधान हो गया। फिर उसके बाद सत्वाजय, मतलब अहित विषयों से मन हटाकर या फिर दूर रखना। ये जो चीज़ें करते हैं, जैसे जो मानसिक दिक्कत होती हैं उनको सही करने के लिए सत्वाजय, ये एक औषध का टाइप होता है। 3 टाइप बोले ना, देवव्यापशय, युक्तिव्यापशय और सत्वाजय, ये 3 टाइप्स होते हैं जिसकी मदद से हम लोग रोगी की चिकित्सा कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 1, जो कि थोड़ा सा बड़ा था चैप्टर। ऑल्दो कोशिश करिए कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, अराउंड 1 घंटे के करीब का वीडियो होगा, लेकिन ये है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है। आप देखते होंगे 10-10 मिनट की 10 वीडियो पढ़ी है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कौन सा पार्ट कहाँ है। ये एक ऐसी वीडियो है, इसमें पूरा फर्स्ट चैप्टर दिया है मैंने, पूरी स्लाइड दी हुई। ये स्लाइड्स आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे। अगर यहाँ तक आ गए तो मीन्स आपको चीज़ समझ में आई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आना, 1 घंटा पूरा पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, सब नहीं कर पाते हैं। आप आयुर्वेद के लिए सीरियस हैं तो बेस्ट ऑफ लक आयुर्वेद के लिए आपको, और ठीक है, आप अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए। अभी ये सारा चीज़ें तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आयुर्वेद की शुरुआत है, ओवरव्यू है। अभी इसके बारे में डिटेल आप और सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। ये मतलब मेन चीज़ें ही हैं सारी ये। अगर ये सारी चीज़ें आ गई ना अच्छे से, तो मतलब कह सकते हैं कि आपका 60% सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इतना मत टेंशन ले लीजिए कि अरे इतना सारा है, ये 60% है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं समरी है ये सारी आयुर्वेद की। तो इतनी चीज़ें आपको आयुर्वेद में पढ़नी होंगी फर्स्ट ईयर के लिए, तो मस्त होकर आराम से पढ़िए। ये ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लोड लेकर आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़िए, और बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो नीचे जाके कमेंट और सब्सक्राइब कर दो। बाकी इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटर बाय बाय।